नमस्कार TYBA विद्यार्थी मित्रों। आज हम एक कंठ विस्पाई नामक पुस्तक में से एक और पात्र का चरित्र चित्रण करेंगे, वीरिणी। अभी तक हमने राजा दक्ष एवं शंकर का चरित्र चित्रण किया और आज हम वीरिणी की चारित्रिक विशेषताओं को समझेंगे। तो अब हम वीरिणी की चारित्रिक विशेषताओं को देखें तो एक कंठ विस्पाई काव्य नाटिका में वीरिणी एक मुख्य स्त्री पात्र के रूप में नजर आती हैं। यानी कि एक कंठ विस्पाई में मुख्य नारी पात्र है वीरिणी का। तो वीरिणी है वह दक्ष के विपरीत एक यथार्थवादी दृष्टिकोण लेकर सामने आती हैं। यानी कि दक्ष से वो एकदम विपरीत पात्र हैं। जैसे दक्ष में स्वार्थी भाव, फिर अहंकार हैं, क्रोध हैं, लेकिन सती में ये कोई भी भाव हमें देखने नहीं मिलता। यानी कि दक्ष से वो एकदम विपरीत पात्र हैं। वह जानती हैं कि लौकिक मर्यादाओं के पालन हेतु बहुत से कार्य अनिच्छा से करने पड़ते हैं। यानी कि वीरिणी है वह राजनीति के सामने लौकिक संबंधों को ज़्यादा महत्व देती हैं। वह अच्छी तरह से जानती हैं कि ऐसे बहुत से कार्य होते हैं जो हमारी इच्छा ना होते हुए भी हमें मर्यादाओं का पालन करने के लिए करने पड़ते हैं। अतः सती द्वारा किसी विवश क्षण में शंकर को स्वीकार लेने के कारण शंकर का दामाद होना तो समाज सत्य हो गया है। यानी कि अब सती और शिव की विवाह हो गया है, तो अब उन्हें दामाद के रूप में हमें स्वीकार कर लेना चाहिए। अब तक विराट आयोजन में अनिच्छा से ही शंकर को आमंत्रित किया जाना चाहिए। सती के संबंध में भी सही शंकर को संबंधी तो मानना ही पड़ेगा। यानी कि वीरिणी का ऐसा मानना है कि भले इस यज्ञ में हमें शंकर को आमंत्रित करने की इच्छा नहीं है, फिर भी अनिच्छा से ही हमें शंकर को आमंत्रण भेजना चाहिए। अगर शंकर का नहीं तो कम से कम सती के संबंध के नाते ही हमें शंकर को इस यज्ञ में बुलाना चाहिए। तो इस प्रकार वीरिणी है वह एक भारतीय आदर्श नारी का जो एक गुण होता है वह हमें वीरिणी में देखने को मिलता है। फिर दूसरे शब्दों में कहें तो वीरिणी है वह संबंधों को महत्व देने वाली है, ना कि राजनीतिक खेलों को। फिर दूसरी बात यह है कि वीरिणी है वह दक्ष के एकदम विपरीत है। यानी कि दक्ष में जैसे गुण हैं वह वीरिणी में नहीं देखने मिलते हैं। वह राजनीति को प्रथम मानते हैं और वीरिणी है वह संबंधों को प्राथमिकता देती है, ना कि राजनीति को। तो अब वीरिणी है वह दक्ष को समझा रही हैं कि इतना बड़ा यज्ञ, इतना विशाल आयोजन जिसमें आमंत्रित हैं तीनों लोक के प्रतिनिधि, समस्त ऋषि और देवगण, जिसमें सारे संबंधी आए हैं, सबका अलग भाग है, उसमें जामाता का भी हक होता है। यानी कि वीरिणी है एक पतिव्रता नारी होने के कारण वह अपने पति दक्ष को इस आयोजन में शंकर को आमंत्रित करने के लिए समझा रही हैं कि इस यज्ञ में सारे प्रतिनिधि यानी कि समस्त ऋषिगण एवं देवगण उपस्थित होंगे। उसमें जो जामाता होता है उसका भी एक हक होता है। तो इस हक के नाते हमें शंकर को इस यज्ञ में आमंत्रित करना चाहिए। इस प्रकार एक भारतीय नारी एवं पतिव्रता नारी होने के साथ साथ वह अपने पति दक्ष को समझाना चाहती हैं। वीरिणी है वह दक्ष के विपरीत हैं। यानी कि वह दक्ष के अहंकार को, प्रतिशोध को एवं राजनीति को ना मानकर वह शंकर के महादेवत्व में विश्वास रखती हैं। वह समझती हैं कि सती द्वारा शंकर का ग्रहण मात्र आकर्षण से प्रेरित नहीं था, बल्कि सती ने शंकर के स्वभाव एवं गुणों पर आसक्त होकर ही शंकर को अपनाया है। हमने देखा कि राजा दक्ष हैं वह ऐसा मानते हैं कि शंकर ने केवल अपना आकर्षण एवं प्रलोभन एवं देवत्व का जाल बिछाकर सती को ठगा है, लेकिन वीरिणी ऐसा मानती हैं कि ये आकर्षण नहीं है। सती ने आकर्षित होकर शंकर से विवाह नहीं किया, बल्कि वह शंकर के स्वभाव एवं गुणों के आधार पर उसने अपने पति के रूप में शंकर को चुना है। तो यही है एक जो नारी की जो भाव होता है, यानी कि नारी की जो समझदारी होती है वह वीरिणी में हमें देखने को मिलती है। तभी वह कहती हैं कि नाथ, अगर किशोरों वाला आग्रह होता उसके आकर्षण में, तो वह शासन के आदेशों पर झुक जाती।
एक प्रलोभन अथवा भय से उसकी सब दृढ़ता चूक जाती। अगर सच्चाई का बल उसके साथ न होता तो शंकर की संयमशिला कदापि न हिलती, अपनी पुत्री सती इस तरह आत्मतुष्ट या सुखी न मिलती। यानी कि शंकर ने अगर उसे ठगा होता तो सती वो इतनी सुखी नहीं होती। इसलिए सती ने आकर्षण से प्रेरित ना होकर शंकर के गुण को देखकर उससे विवाह किया है। इतने सारे तथ्यों को वो दक्ष के सामने प्रस्तुत करती हैं, यानी कि दक्ष को वो समझाती हैं जो एक भारतीय नारी की पहचान होती है कि अपने पति के साथ किस तरह पेश आए, वहीं वीरिणी में भी दृष्टिगत होता है। अब वीरिणी हैं वह इस सत्य को भी स्वीकारती हैं कि उनकी पुत्री के लिए शंकर से अच्छा कोई और वर हो ही नहीं सकता। परिणय नारी जीवन की अनिवार्य परिणति है, अतः सती का शंकर को स्वीकार करना ही उचित है। दोनों के सुखी और आत्मतुष्ट जीवन को स्वीकार कर लेना ही हितकारी है। यानी कि वीरिणी है वह एक नारी को भी भली भांति समझने वाली है। एक नारी के जीवन में परिणय यानी कि विवाह का क्या मतलब होता है, या फिर तो उस विवाह के बाद एक पति की भूमिका क्या होती है एक पत्नी की ज़िंदगी में, वह वीरिणी भली भांति जानने वाली हैं। जबकि दक्ष हैं ये इन संबंधों को तो समझते ही नहीं हैं, लेकिन वीरिणी है वह एक नारी को एवं नारी जीवन में उसके परिणय के बाद के जीवन को भली भांति समझने वाली एक नारी हैं। अब वीरिणी है वह पत्नी होने के नाते पति के यज्ञ के अबाध निर्विघ्न पूर्ण होने की आकांक्षा भी करती हैं। यानी कि हमने आगे जाना कि वीरिणी एक पतिव्रता नारी हैं, तो उनके पति दक्ष का जो यज्ञ है वो बिना किसी बाधा के पूर्ण हो जाए उसकी भी वो आकांक्षा रखती हैं। तभी वह किसी भी प्रकार की बाधा, चाहे वह सती की ओर से ही क्यों न हो, वह नहीं चाहती। लोक निंदा का भाव भी उसके मन में है कि इतने विराट आयोजन में पुत्री दामाद की उपेक्षा को क्या समाज चुपचाप सह पाएगा। यानी कि वीरिणी एक और पतिव्रता नारी हैं, तो दूसरी ओर वह लोक निंदा के बारे में भी उसके मन में विचार आता है कि यदि इतना बड़ा आयोजन यज्ञ होगा तो उसमें यदि पुत्री और दामाद ही नहीं होंगे तो लोक यानी कि समाज उसके बारे में क्या बातचीत करेगा, यानी कि क्या समाज इस उपेक्षा के खिलाफ चुप बैठेगा। ये विचार भी वीरिणी के मन में आते हैं। इसके अतिरिक्त उनकी पुत्री सती स्वयं को कितना अपमानित अनुभव करेगी। वह दक्ष को यह समझाने की चेष्टा करती हैं कि सती शंकर परिणय मात्र भावात्मक लगाव का परिणाम है, राजनीति उसमें नहीं आनी चाहिए। यानी कि सती के अनुसार जो संबंध हैं उन संबंध में राजनीतिकता नहीं आनी चाहिए। तभी वह कहती हैं किंतु सती या महादेव तो इस भाषा को नहीं जानते, उन दोनों की भाषा तो मेरे जैसी हैं, शायद मेरी भाषा से भी अधिक सुकोमल, अधिक प्रेममय। आप अगर उनकी भाषा से राजनीति के अर्थ निकाले तो वह दोनों के प्रति न्याय न होगा। यानी कि वीरिणी है वह एक सुमधुर भाषिणी है, यानी कि प्रेम की वात्सल्य की भाषा समझने वाली हैं, राजनीतिक की भाषा नहीं। जबकि दक्ष हैं वह राजनीति की ही भाषा समझता है। तो वीरिणी उसको समझाती हैं कि सती एवं महादेव वो प्रेम की भाषा समझने वाले हैं, राजनीति की नहीं। तो आप में राजनीति के अर्थ ना निकाले, उनकी सुकोमल एवं प्रेम हृदयी भाषा को समझे। मानवीय संवेदनाओं को समझती हैं, अतः वह जानती हैं कि पुत्री के प्रति अत्यधिक मोह के कारण उसके द्वारा लिए गए स्वतंत्र निर्णय को स्वीकारने में दक्ष को पीड़ा हो रही है। अब वीरिणी है उसकी एक विशेषता यह भी स्पष्ट झलकती है कि वीरिणी वो मानवीय संवेदनाओं को समझने वाली हैं। मानवीय जो पीड़ा होती है यानी कि जो सुख एवं दुख होते हैं उनको भली भांति समझने वाला ये पात्र हैं। वह सती के निर्णय की तार्किकता को स्वीकार नहीं कर पा रही हैं। यज्ञ में आकर पुत्री द्वारा अपशब्दों का प्रयोग और अनंतपुर में न आना, यह दोनों बातें वीरिणी को सती की मर्यादा के अनुकूल लगती हैं। अभी वह राजा दक्ष से कहती है कि पत्नी की मर्यादा पति की मर्यादा से होती है और आपके इस आयोजन में सभी देवताओं के बीच कहीं शंकर का स्थान नहीं। सती अथवा कोई भी नारी यह कैसे सह सकती हैं। हमने आगे देखा कि
वीरिणी एक पतिव्रता एवं नारी के दुख को भली भांति समझने वाली हैं। वीरिणी यह भी जानती हैं कि एक पत्नी की मर्यादा उसके पति के साथ जुड़ी होती हैं, तो यदि इस यज्ञ में शंकर ही अनुपस्थित रहेंगे तो वह सती कैसे सहन करेगी। यह बात वीरिणी भले प्रकार से जानती हैं, किंतु दक्ष इस संबंध को, इस भाषा को नहीं समझ पाते हैं। वीरिणी यह भी जानती हैं कि प्रतिशोधवश लिए गए निर्णय से दक्ष स्वयं भी दुखी होंगे, अतः वह दक्ष से पुनः निर्णय पर विचारने को कहती हैं, क्योंकि पति पत्नी दोनों एक दूसरे के सम्मान के आकांक्षी होते हैं। अतः दक्ष द्वारा किया जा रहा व्यवहार सती और शंकर दोनों को ही अस्वीकार्य होगा। वह महादेव शंकर की शक्ति से भी परिचित हैं, अतः दक्ष का यह कृत्य उसकी दृष्टि में आत्म प्रवंचना है। महादेव अपने जामाता हैं, अन्य नहीं। उनका अपमान स्वयं आत्मभर्त्सना ही है। कि वीरिणी हैं वह प्रारंभ से लेकर अंत तक दक्ष को समझाने का प्रयत्न कर रही हैं कि हमें शंकर को इस यज्ञ में बुलाना चाहिए, क्योंकि वह मानवीय संवेदनाओं को, नारी जीवन को, नारी के परिणय जीवन को, सबको भली भांति जानने वाली एक नारी पात्र हैं। इसीलिए वह राजा दक्ष से विनती कर रही हैं कि शंकर को इस यज्ञ में आने की अनुमति दी जाए। इस प्रकार हम निष्कर्ष के तौर पर कह सकते हैं कि वीरिणी एक भारतीय आदर्श नारी का प्रतीक है। वात्सल्य, कोमलता, सुंदरता, मानव भावों की परख और हृदय की उदारता वीरिणी के महत्वपूर्ण गुण हैं, यानी कि ये सभी वीरिणी की विशेषताएं हैं। वीरिणी में वात्सल्य की तरलता, सरलता और गहराई है, परंतु मोहांधता नहीं है। यानी कि वीरिणी है या एक भारतीय नारी का जो आदर्श होता है वहीं वीरिणी में भी देखने मिलता है। वीरिणी पति का भी पक्ष लेती हैं एवं अपनी पुत्री का भी पक्ष लेती हैं, यानी कि अपने पति को समझाने का प्रयत्न कर रही हैं एवं वे पुत्री की पीड़ा को भी भली भांति जानने वाली हैं। इस प्रकार वीरिणी है एक वात्सल्यमयी माता एवं एक सच्ची पतिव्रता नारी के रूप में हमें दृष्टिगत होती हैं। धन्यवाद।